आज के इस सेशन में लास्ट 7 इयर्स का मैथमेटिक्स का जेई एडवांस का एनालिसिस बताने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने प्रायोरिटाइज किया है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है। ये पूरा मैंने चार्ट बनाया है 7 इयर्स। ये मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट। आई होप ये आपको यूज़फुल होगा और आपकी प्रेपरेशन में आपको मदद करेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। हाय एवरीवन, अगर आप जेई एडवांस के एस्पिरेंट खुद को समझते हैं तो आपको लगता है कि पिछले कुछ साल का एनालिसिस आपको ज़रूर करना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स बन रहे हैं, कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स बन रहे हैं। भाई ये एनालिसिस तो बेसिक है ना, ये तो बेयर मिनिमम है। हर जेई एडवांस एस्पिरेंट को ये देखना चाहिए अपनी प्रेपरेशन के शुरू के मंथ्स में। क्या हमने ये देख लिया है? आज के इस सेशन में मैं आपके साथ लास्ट 7 इयर्स का मैथमेटिक्स का जेई एडवांस का एनालिसिस बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे हमारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स जो हैं जो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। मैं तो कहता हूँ हर जेई एस्पिरेंट का धर्म है। इसको बीच में आप अगर छोड़ के जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उतना सीरियस है ही नहीं अपने गोल को लेके। क्या आप अगले 10 मिनट कंसंट्रेशन के साथ एक कॉपी पेन उठा लीजिए और उसको साथ में नोट करिए। देखिए, सारा सिलेबस करके जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं 5 चैप्टर आपको बता रहा हूँ, केवल वही 5 चैप्टर करके जाइए, नहीं। क्योंकि चैप्टर सारे इंटरमिक्स्ड क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे। लेकिन आप ये देखिए कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, अगर आपने उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाला होगा तो वो आपके थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो आप पेपर में उनके क्वेश्चंस कंफर्टेबली कर पाएंगे। इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस हमें पूरे सिलेबस की ही करनी है, चैप्टर्स की थ्योरी, चैप्टर की प्रैक्टिस, सॉल्विंग सबकी करनी है। लेकिन कुछ एक चैप्टर्स को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे अपनी अलाइनमेंट के साथ, अपने अपने कि हमें कौन से चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं। मैं कुछ चैप्टर्स आपको दिखाऊंगा कि देखो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपके वो कंफर्टेबल चैप्टर्स हैं तो आप उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, उनको इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि उनमें से आने वाले क्वेश्चंस आप पक्का करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने केवल हाई वेटेज वाले चैप्टर भी कर लिए अच्छे से तैयार कि भाई उसके क्वेश्चन तो मैं एडवांस में कर ही जाऊंगा, तब भी आपका डिसेंट सा रैंक और डिसेंट सी ब्रांच तो केवल हाई वेटेज वालों से ही मिल जाएगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो डेफिनेटली एक टफर साइड पे आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हर साल ही चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं कि भाई जेई एडवांस का मैथ जो है वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट की बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे। देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जितना प्रैक्टिस करके मास्टर कर लेंगे, उतना ही उस छोटे कॉन्सेप्ट को बड़े क्वेश्चन में यूज करना इजी हो जाता है। यही आइडिया है इसका कि आपको वो हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज चैप्टर बता दिए जाएं ताकि आप उनको मास्टर कर पाओ। और जब वो दूसरे क्वेश्चंस में और चैप्टर के साथ मिक्स होके भी अगर आते हैं तो आप उनके क्वेश्चंस को बना पाएं। तो समय वेस्ट करने से बचते हैं और ये एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा मैंने चार्ट बनाया है 7 इयर्स 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25 और 26 हो गए ना भाई, 7 इयर्स हो गए, है ना। तो सबसे पहले अगर ये आप देखें, यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स लिस्ट आउट कर लिए हैं। यहाँ पे उन चैप्टर में से मोटा मोटा कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा, क्वेश्चंस मिक्स्ड होके आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में से सारे क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन ही एक ही चैप्टर का था, वो उसमें दूसरे चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रायोरिटाइज किया है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, उसके हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया है। हो सकता है किसी और की कैटेगराइजेशन मेरी कैटेगराइजेशन से थोड़ा 19-21 का फर्क हो जाए, बट मोटा मोटा यही है। इसमें से अगर ध्यान से देखें, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, वेक्टर एंड 3D, ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है।
ये वाला जो लास्ट में है वेक्टर 3D, इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको दोनों पेपर में मिलते हैं। तो वेक्टर 3D इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हैं आपकी जेई प्रेप का। फिर ये जो रिलेशन फंक्शंस है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और रिलेशन फंक्शन आपके पूरे कैलकुलस का बेस बनता है ना। मतलब कि अगर आपने रिलेशन फंक्शंस नहीं पढ़ा हुआ है, रिलेशन फंक्शन को अगर मैं IETF के साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, आप देखिए तो इनकी ओवरऑल वेटेज और बढ़ जाएगी। तो रिलेशन फंक्शन और IETF ये तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये हर जगह पे यूज होंगे। आप कल को AOD, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनको मास्टर करना चाहते हैं, आप लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को मास्टर करना चाहते हैं, तो रिलेशन फंक्शंस के ऊपर बहुत हाई कमांड होनी चाहिए। तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोनिक सेक्शन जो है, कोनिक सेक्शन की भी अच्छी खासी वेटेज है, इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन कोनिक सेक्शन में से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्वेश्चंस रेगुलरली आते रहते हैं पेपर में। बायनोमियल थ्योरम का अब एक एक क्वेश्चन आने लग गया है, पहले क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम के कम आते थे। और ये जो चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और साथ में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एज अ यूनिट चलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो P&C प्रोबेबिलिटी, अगर आपका लॉजिकल माइंड है तो ये दोनों चैप्टर्स तो आप कर सकते हैं, इसमें से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यहाँ तो 6 क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है प्रोबेबिलिटी और P&C का। और साथ ही साथ फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी आ गया। तो ये आपके, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल के प्रोमिनेंट चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करने चाहिए। मैं दोबारा से बताऊं, रिलेशन फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं करने हैं, है ना, तो बाकी तो करना ही है। कॉम्प्लेक्स, ये कोनिक सेक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, P&C प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, और यहाँ पे ये तो IETF में चला ही गया, और वेक्टर 3D। इसके बाद अगर आपने मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन से बड़ा डर लगता है, हमें इंटीग्रल कैलकुलस से बड़ा डर लगता है कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हमारे क्वेश्चन नहीं बनते। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सिर्फ जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जहां पे इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है, वो सबसे मुश्किल पार्ट है, उसके आगे वाला पार्ट मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मान लो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल मुश्किल लगता है, तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को हटा दीजिए, और वैसे भी उसके कम ही क्वेश्चन आए हैं, मतलब प्रायोरिटी वाइज देखूं तो ऐसा कोई स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पर मान लो हमें डेफिनेट इंटीग्रल भी मुश्किल लगता है, मान लो अज्यूम कर लो कि यार डेफिनेट इंटीग्रल भी सर मेरे से उतना नहीं हो पाता, ये तो मैं केवल मेंस लेवल तक ही तैयार किया, लेकिन एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो आप कर सकते हैं। इनके जो क्वेश्चंस होंगे ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लिमिटेड प्रॉब्लम टाइप्स हैं। सो एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को डेफिनेटली तैयार जो है वो किया जा सकता है, समझ रहे हैं बात। तो अगर आपको ये ऐसे चूज करना है आपको कि ठीक है मेरा पूरा सेक्शन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस मेरा स्ट्रांग नहीं हो सकता, चलो मैं कुछ पोर्शन तो स्ट्रांग कर लूं, ठीक है, ये ऐसा। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें मैंने क्वेश्चन वाइज कर दिया है ना पार्टीशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए हैं। अब पेपर में क्वेश्चंस की वेटेज भी अलग अलग रहती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अलग वेटेज है, सिंगल करेक्ट है उसकी अलग है, वो वेटेज वाइज थोड़ा और चेंज हो जाएगा, उसको मैंने यहाँ अकाउंट फॉर नहीं करा है। यहाँ पे एनालिसिस में मैंने केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बाइफरकेट जो है वो किया है, ठीक है। फिर अगर हम देखें ट्रिगो जो है, ट्रिगो आपका अलग अलग चैप्टर्स में आता रहता है, तो ट्रिगो भी आप तैयार कर सकते हैं, है ना। तो और भी चैप्टर्स हैं, ये आपके सामने है पूरा का पूरा एनालिसिस, जिसको क्या आप देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये जो मैंने स्टार मार्क्ड किए हैं ये वाले आपके, ये सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। ये वाला जो है, जो पहले स्टार मैंने लगाए थे वो सबसे हाई प्रायोरिटी होने चाहिए। और इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया अंडर कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको डेफिनेटली तैयार करना चाहिए। इनके ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा दीजिए। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, वेक्टर 3D हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गया, IETF हो गया, ठीक है। इन पे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, उससे क्या होगा आपको पेपर में
काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और बाकी क्वेश्चंस जो बाकी चैप्टर्स हैं उन पे भी आपको तैयार करना ही है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, आइडिया इज़ दैट कि कुछ टॉपिक्स को हम बहुत ज़्यादा मास्टर कर लेंगे और कुछ टॉपिक्स अब ठीक-ठाक लेवल पे होंगे। अब सारे ही मास्टर हो जाएँ तो बेस्ट है भई, है ना? उससे कौन रोक रहा है? अगर हर चैप्टर ही आपका 100% प्रिपेयर्ड हो जाए और आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर ले एडवांस में, वो तो बेस्ट ही बात है। अब वैसा रियलिस्टिकली तो हो नहीं पाता है, ठीक है? तो हर बच्चा तो सारे नंबर नहीं ला पाएगा टोटल फुल आउट ऑफ फुल, राइट? तो हमें इन चैप्टर्स को ज़्यादा तैयार करना है। तो आगे से जब भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, मैं थोड़ा साइड में भी हो जाता हूँ, आप स्नैपशॉट लेके इसका रख लीजिए, ठीक है? टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस होल पिक्चर एंड जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो उसके हिसाब से देखिए कि भाई इस चैप्टर को मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है, इस चैप्टर पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारना है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी एडवांस में थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, ये जेईई एडवांस के प्रायोरिटी वाइज हम देखे हैं, ये मेंस वाला एनालिसिस नहीं है। मेंस में थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में यहाँ पे हम हाई वेटेज चैप्टर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको यूज़फुल होगा और आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करने का नीचे, बुरा लगा हो तो भी कमेंट करने का, है ना? 2 शब्द बुरे बोल देने का, कोई बात नहीं कि भई ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा लिखने का। और जो भी हमारे नए बच्चे प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं, तो 30 जून से हमारा निम्बस लीजेंड्स का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2028 एस्पिरेंट्स के लिए, है ना? जिनका 2028 में एग्ज़ाम है। तो हमारे साथ जुड़िए, आइए और अपनी प्रेप को स्टार्ट करिए। ये 30 जून से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट है। इसको मिस आउट मत करिए, बिकॉज़ जहाँ तक मतलब अब मैं कन्फर्म तो नहीं कर रहा हूँ, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज है या मेरे को बताया गया है, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट वाला बैच होगा निम्बस लीजेंड्स 2028 के लिए। इसके बाद मेरे को नहीं लग रहा कि और कोई बैच आएगा, तो इसको आप मिस आउट बिल्कुल मत करिए। तो डू जॉइन दिस बैच on 30th June and thank you very much for patiently listening. अंडर 10 मिनट आई होप मैंने इसको ख़त्म कर दिया होगा। थैंक यू, बाय बाय।